नमस्कार। वुमेन टीवी इंडिया के कार्यक्रम बातें किताबों की में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई किताब और उसके बारे में कुछ नई बातें लेकर के। तो बातें शुरू करने से पहले मुझे वेरा नज़ेरियन का एक कोट याद आ रहा है, जब कभी आप कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हो, तो दुनिया में कहीं एक नया दरवाज़ा खुलता है और कुछ अधिक रोशनी अंदर आती है। तो ऐसा ही एक नया दरवाज़ा खोलने के लिए मैं आपके बीच में लाई हूँ एक बहुत ही अच्छी किताब, जिसका नाम है मालूशाही मेरा छलिया बुरांश। 160 पेज के इस संग्रह में 9 कहानियां हैं और इस संग्रह को लिखा है सशक्त कथाकार प्रज्ञा जी ने। समकालीन कथाकारों में प्रज्ञा जी अपनी सशक्त और अलहदा पहचान बनाई है। उनके कथाकारों पात्रों में जहां एक और कमजोर, दबे, कुचले, शोषित वर्ग और मध्यम वर्ग के पात्र होते हैं जो हालातों से जूझते हैं, वहीं मानवीय संवेदनाओं को जागृत कर अच्छे लोगों और अच्छाई पर भी उनका विश्वास बना रहता है। मानवीय संवेदनाओं के उठते गिरते ग्राफ में वो कुछ अच्छा सुखद थाम लेती हैं। वास्तव में ये वही लम्हे हैं जिन्होंने तमाम विद्रूपताओं से भरे इस समय में आशा की डोर को थाम रखा है। प्रज्ञा जी की इन कहानियों की विशेषता है कि वो बिल्कुल आम पात्रों को उठाती हैं और सहजता के साथ शिल्प के अलंकारिक आडंबरों से मुक्त होकर संवेदनाओं के उस स्तर पर उतरकर गहनता के साथ अपनी कथा बुनती जाती हैं। समकाल पर कलम चलाते हुए वो तटस्थ होकर आसपास की घटनाएं के बारे में बताती हैं और एक-एक घटना का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए साक्षी भाव से कथा रस के साथ उसे कहानी बुनने में इस्तेमाल करती हैं। पाठक पढ़ के हतप्रभ होता है, अरे! बिल्कुल ऐसा ही तो होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब पाठक को लगता है तो लिखने वाले के लिए उस सूक्ष्म नज़र से उस होने की पड़ताल ज़रूरी होती है। समाज के मनोभावों का एक्स-रे करना ज़रूरी होता है और ये अपने आप में एक पूरा शोध होता है, जिसे उकेरना इतना आसान नहीं है। प्रज्ञा जी इसमें सिद्धहस्त हैं। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने संग्रह की योजना जो बनाई है, वो बहुत सुचिंतित तरीके से बनाई है। एक कथाकार के ऊपर ये होता है कि वो संग्रह की योजना किस तरीके से बनाए और इस विषय में ये अगर आप इस संग्रह को देखेंगे तो ये बहुत सुचिंतित योजना के तरीके से बनाया गया है। इसमें जहाँ इसके विषयों में जहाँ समकाल की चिंताएँ हैं, वहीं प्रेम की फुहारें भी हैं। एक अच्छे आदमी द्वारा अपने अंदर छिपे बुरे आदमी की शिनाख्त है, तो माटी से माटी होते हुए शरीर में नई आशा फूँक देने की कवायद भी। बहुत ही हौले से वो उस बाज़ार के दबाव पर भी बात करती हैं, जो प्रलोभन दिखा करके लोगों को अपने जाल में फँसाता है, जिसके पंजों की जकड़ में एक समझदार व्यक्ति भी आसानी से फँस जाता है। आज जब हम उन्हीं विषयों को बार-बार अलग-अलग शिल्प में पढ़ते हैं, वहीं प्रज्ञा जी द्वारा लाए गए जीवन से जुड़े नए अनूठे विषय उन्हें कथाकारों से अलग माप में खड़ा करते हैं। इस संग्रह में उन्होंने शिल्प के स्तर पर भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं, जो आकर्षित करते हैं और उनमें कहानियों की भाषा, सरलता और प्रवाह की जो धारा उनकी चली आ रही है, वो कहीं भी बाधित नहीं होती है। पुस्तक की भूमिका एक दुनिया जो हम चाहते हैं बने में प्रज्ञा जी लिखती हैं, मैंने इस संग्रह की कहानियों में अपने विविध वर्णी समय को अंकित करने का प्रयास किया है। समाज में जहाँ एक ओर मनुष्यता की विजय की कहानियाँ सामने आई हैं, वहीं कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्यता की पूंजी और बाजार में सबसे सस्ती और अनुपयोगी हो गई है। इसलिए मेरा प्रयास रहा है कि इस समय की कटुता के साथ मनुष्यता के भरोसे को जीवित रखने वाले कुछ किस्से आप लोगों के साथ साझा करूं। तो उनकी इस भूमिका के बाद आइए हम बात करते हैं कुछ कहानियों की। लोक कथा से आधुनिक प्रेम कथा को जोड़ती बुरांश के फूलों सी दहकती एक अलग तरह की प्रेम कहानी है, वो कहानी जिसके ऊपर संग्रह का नाम रखा गया है, यानी कि मालूशाही मेरा छलिया बुरांश। प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत शय है। दो लोग मन प्राण से एकाकार हो जाएं, इससे सुंदर कोई घटना हो ही नहीं सकती है। पहाड़ों की सुरम्य वादियों में हवा की सुरीली घंटियों सी आज भी गूंजती है मालूशाही और राजुला की प्रेम कहानी, जिसने हर संघर्ष के बाद आखिरकार पा ही लिया उसे, जिसे बार बार छल से दूर किया जाता रहा। वही प्रेम कहानी एक बार फिर उतर रही है इस कहानी के माध्यम से, उसी धरती पर अपनी पूरी सुगंध, अपनी पूरी तारतम्यता के साथ। सदाबहार बुरांश के फूलों के बीच फिर वही छल से दस्तक दी, पर मालूशाही फिर आया अपनी राजुला के पास।
जो कहता है जिन्हें एक सच्चे वचन ने बांध लिया, उनको किसी और वचन की क्या ज़रूरत? क्योंकि अगर निभाना हो तो एक वचन ही काफ़ी है और ना निभाना हो तो 700 भी कम। मालूशाही फिर से छलिया बन के आया है भेष बदलकर, पर उसके मन में उसका छल कहाँ है, ये जानने के लिए आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी। ये कहानी मालूशाही की कहानी की तरह मुकम्मल हुई या नहीं, ये भी आप कहानी पढ़ के ही जान पाएँगे। तो हम आगे बढ़ते हैं संग्रह की बहुचर्चित कहानी बुरा आदमी पर, जिसे पढ़ते हुए मन मस्तिष्क में 3 बातों का मंथन चलता रहा। पहला, निदा फ़ाज़ली जी का शेर, हर एक आदमी में छिपे हैं 10-20 आदमी। हर एक आदमी में छिपे हैं 10-20 आदमी, जिसे कोई देखना, कई बार देखना। दूसरा, प्रभु श्री कृष्ण का गीता में कहना, मन बेलगाम घोड़ों की तरह भागता है, पर बुद्धि वो सारथी है जो उस पर लगाम लगाती है और जीवन रथ को दिशा देती है। तीसरा, एक प्रसिद्ध कहावत, चिंता और चिता में केवल बिंदु मात्र का अंतर है। ये कहानी सोचने पर विवश करती है कि वो कौन सा बिंदु है जिस पर चिंता चिता में बदल जाती है और एक आदमी किसी दूसरे आदमी में तब्दील होने लगता है, या मन बेलगाम सा हो गलत दिशा में दौड़ने लगता है। और क्या ये अवश्यंभावी है, या इस तस्वीर का कोई दूसरा पक्ष भी हो सकता है? ये कहानी एक ऐसे मध्यम वर्गीय व्यक्ति की कहानी है जो दिल्ली शहर में नौकरी करने आया है। अकेला, परिवार के बिना, नौकरी की ज़रूरतों के मुताबिक 3 प्रदेशों की सीमाओं के बीच भटकता, निराश, हताश-सा, बस आर्थिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए नौकरी करे जा रहा है। उसका मानसिक द्वंद्व दिल्ली में दूसरे प्रदेशों से आकर रहने वाले अनेक मध्यम वर्गीय लोगों की कथा है, जो एक अदद नौकरी को चलाए रखने के लिए मन और तन दोनों से जूझते रहते हैं। कहानी के उत्तरार्ध में देर रात अपने घर की ओर जाने के जुगाड़ में लगा नायक एक ऐसी अंधेरी सड़क पर पहुंच जाता है जहां कोई नहीं है। उसके मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो जाती है। इस सुनसान वीराने में उसे फ्लाईओवर के नीचे किसी के कराहने की आवाज आती है और वो उस दिशा में चल पड़ता है। वहां मिलती है किशोर लड़की यशु। कहानी में क्या होता है, ये तो आप कहानी पढ़कर ही जानेंगे, पर मुख्य बात है वो निर्णायक क्षण जहाँ एक अच्छा आदमी बुरे आदमी में बदल जाता है। और यही वो क्षण है जहाँ वो अपने बेलगाम मन के घोड़े को बुद्धि के हाथों रोक लेता है और अपने ही अंदर के बुरे आदमी को शिकस्त दे देता है। हमारे ही अंदर छिपे बुरे आदमी पर हमारे ही अंदर बैठे अच्छे आदमी की जीत के सकारात्मक अंत के साथ समाज को दिशा देती ये बेहतरीन कहानी है बुरा आदमी। मन के अंदर अच्छाई और बुराई के द्वंद को प्रदर्शित करने के लिए नाखूनों का उगाना और चिड़िया का चहचहाना जैसे खूबसूरत बिंबों का प्रयोग करके लेखिका कहानी के अंत की कलात्मक खूबसूरती को बहुत बढ़ा देती हैं। तो आज बात करते हैं फिर दूसरी कहानी पे, fidelity.com। निजता में तकनीकी घालमेल की सुंदर कहानी है। कहते हैं शक की दवा हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी, पर रिश्तों में कभी ना कभी शक तो आ ही जाता है, खासकर पति पत्नी के रिश्ते में। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जबरदस्ती शक आपके दिमाग में घुसा दे? ये काम करने वाला जान पहचान वाला नहीं है, बल्कि ऐसा है जिससे आपका दूर दूर तक कोई नाता ना हो, कोई रिश्ता ना हो, और आपकी शक मिजाजी में उसको फायदा हो। ऐसा संभव है क्या? इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा ही है, ऐसी ही एक साइट है fidelity.com, जो कहानी का मुख्य बिंदु है, जो कि एक मुख्य विषय है प्रज्ञा जी की इस अलहदा कहानी का। ये कहानी एक ऐसी लड़की विनीता की कहानी है, जो अपने कड़क मामा के अनुशासन में पली बढ़ी है। घर के अतिरिक्त कहीं जाना, नौकरी करना उसे रास नहीं आता। विवाह के बाद उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है, जब वह अपने पति सुबोध के साथ कोच्चि में उसको रहना पड़ता है। अनजान प्रदेश, अजनबी भाषा, ऊपर से सुबोध मार्केटिंग में होने के कारण बार-बार टूर पर चले जाते हैं। अकेलापन उसे घेरने लगता है। तब सुबोध उसे एक टैबलेट ला के देते हैं और उसे फेसबुक से जोड़ देते हैं। फेसबुक और इंटरनेट की दुनिया से जुड़ने के बाद उसे लगता है जिसके उसके हाथ में कोई खजाना आ गया हो। रिश्तों के विस्तृत संसार के बीच अब उसे अकेलापन गुजरे जमाने की बात लगने लगती है। इंटरनेट की दुनिया में इस साइट से उस साइट खंगालते हुए एक पॉपअप विज्ञापन पर उसकी निगाह टिकती है। क्या क्या आपको अपने साथी पर पूरा भरोसा है? क्या करते हैं आपके पति जब काम पर बाहर जाते हैं? क्या आप जानना चाहती हैं? ना चाहते हुए भी वो उस पर क्लिक कर देती है।
फिडेलिटी.com वेबसाइट का एक नया संसार उसके सामने खुल जाता है, जहाँ फरेबी पति-पत्नियों के अनेकों किस्से हैं, घबरा देने वाले आंकड़े हैं और खुद को आश्वस्त करने के लिए अपने जीवन साथी की जासूसी करने के तरीके भी हैं। एक छोटी-सी क्विज़ के बाद उसके दिमाग में शक का कीड़ा रेंगने लगता है। जो चीज़ें अभी तक सामान्य थीं, असामान्य लगने लगती हैं। छोटे-छोटे ऊल-जुलूल प्रश्नों के उत्तर हाँ में आने के बाद उसके मन की ज़मीन पर पड़े शक की नींव में अट्टालिकाएँ खड़ी होने लगती हैं और विज्ञापन की चपेट में आकर वो करने को तैयार हो जाती है, जो उसका दिल नहीं करना चाहता। यानी fidelity.com पर क्लिक करके अपने पति की जासूसी करने का उपकरण खरीदने को तैयार हो जाती है और एक बेल्ट के लिए ओके कर देती है। ये वो जासूसी उपकरण होते हैं, जो ऐसे कपड़ों पर लगाए जाते हैं, जो उस व्यक्ति के हमेशा पास रहे, जिससे वो वहाँ जहाँ जाता है, वहाँ क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, किनसे मिल रहा है, उस सब की भनक उसके साथी को लगती रहे। हालाँकि बाद में वो खुद ही इस बात का अफ़सोस करती है कि उसने ऐसा क्यों किया। कहानी उसके मन का अंतर्द्वंद बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पाठक आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जानने के लिए दिल थाम कर पढ़ता चला जाता है। कहानी अंत के साथ बहुत सारे प्रश्न पाठक के मन में उठा देती है कि इंटरनेट किस तरीके से हमारे निजी जीवन व रिश्तों में शामिल हो गया है और एक ज़हर घोलने में कामयाब भी हो रहा है। ऐसी तमाम साइट्स पर हमारी निजता को दाँव पर लगाने वाला कोई और नहीं, हमारा अपना जीवन साथी भी हो सकता है। लोगों से जोड़ने वाला, हमें अपनों से दूर कर देने का तिलिस्म भी रच रहा है, जिसमें जाने-अनजाने हम सब फँस रहे हैं। एक नया रोचक, अलहदा विषय अपने सधे हुए कथ्य और शिल्प व प्रस्तुतिकरण के कारण बहुत सुंदर कहानी के रूप में सामने आता है। इस कहानी के लिए प्रज्ञा जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगी। माटी का राग कहानी शुरू होती है अस्पताल के एक दृश्य से, जहाँ राम अवतार दंगों में घायल अपनी मित्र हसन को देखने गया है। वो गाँव जहाँ हिंदू-मुस्लिम पहले भाई-भाई की तरह रहते थे, वहाँ न जाने किसकी नज़र लग गई है, कौन-सी हवा चल गई है कि रिश्ते विषाक्त होने लगे हैं और दोनों एक-दूसरे का घर उजाड़ने पर आमादा हो गए हैं। छोटा-सा कारण और विश्वास का एक मजबूत किला दरक गया। अकेला निराश राम अवतार आहत है। अपने बेतरतीब घर में वो पुराने दिन याद करता है, जब वो और उसकी पत्नी व 3 बच्चे खुशहाल ज़िंदगी जीते थे। पत्नी स्वर्ग सिधारी और बच्चे परदेश बस गए। अकेलेपन से जूझते पिता को बड़ा बेटा अपने साथ ले जाता है और शहर की आबो-हवा उसे रास नहीं आती। गाँव उन्हें बुलाता है, वो लौटते हैं, पर पहले वाले राम अवतार की तरह नहीं। कहानी गाँव के जीवन के विषय में बताती है और बताती है जो गाँव में आजकल बदलाव आ रहे हैं, उनको भी रेखांकित करती है। साथ ही अकेलेपन से जूझते हुए बुजुर्गों को एक सार्थक संदेश भी देती है। कुछ आंचलिक शब्द व लोकगीत जो हैं वो कहानी में जो डाले गए हैं, वो बहुत ही प्रभाव कहानी का बढ़ाते हैं। कुछ पंक्तियाँ आप लोगों से साझा करना चाहूँगी। समय का चाक घूमता है और माटी तैयार होती है। कपकपाती उँगलियाँ माटी को थामती हैं। माटी नए आकार लेती है, सृजन के, रिश्तों के और जीवन के। और माटी का राग एक नई धुन पर बज उठता है। जीवन है तो दुःख हैं, समस्याएँ हैं, पर उन पर विलाप करते हुए ज़िंदगी नहीं काट देनी है। उस माटी से नए आकार गढ़ने का प्रयास करना है। एक सुंदर संदेश के साथ ये कहानी समाप्त होती है। शोध कथा कहानी शोध छात्रों के शोषण का मुद्दा उठाती है। हास्य रस के साथ शुरू हुई ये कहानी धीरे-धीरे गंभीर होती जाती है और अंत तक पहुँचते-पहुँचते ही पीएचडी की डिग्री हासिल करके करने के जो मखमली कालीन है, उसके नीचे छिपी भ्रष्टाचार की गंदगी को पूरी तरह से बेनकाब कर देती है। एक अगली कहानी के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ उस कहानी की कुछ पंक्तियों को ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। कहाँ है आपातकाल अनुभव? आराम से उठिए, काम पर जाइए, खाना खाइए, टीवी देखिए, इश्क मोहब्बत कीजिए, सैर सपाटा खरीदारी कीजिए। कहाँ है आपातकाल? पर जब आप बोलते हैं, सोचते हैं, सवाल करते हैं, तब यकीन जानिए दुनिया वैसी नहीं रह जाती। ये पंक्तियां हैं कहानी स्याह घेरे की। मनुष्य विरोधी प्रवृत्तियों के बारे में बात करती हुई ये कहानी कहती है कि मनुष्य विरोधी प्रवृत्तियां ही वो स्याह घेरे हैं जो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं
और किसी ब्लैक होल की तरह लील रहे हैं सौहार्द, भाईचारे और इंसानियत को। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा समय नहीं था जब कट्टरता नहीं थी, संकीर्णता नहीं थी और मनुष्य विरोधी प्रवृत्तियां नहीं थी, पर अब ये हद से बढ़ रही हैं। आपकी हर बात को एक छन्नी से छान कर स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। आपका धर्म और विचारधारा क्या है, ये वो छन्नी बन गई है जो आपके बातों को स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करती है। बात महत्वपूर्ण नहीं रह गई है, महत्वपूर्ण ये हो गया है कि आप किस पक्ष में खड़े हैं। इतने प्रबल विरोध के आगे शब्दों की ताकत क्षीण पड़ जाती है। शब्दों को घोटने के प्रयास में लगे ये स्याह घेरे हर जगह आपका पीछा करती हैं। ये कहानी है बेबाक पत्रकार अनुभा की, जो ज्योति अपार्टमेंट्स में किराएदार के रूप में रहती है। अभी वो नई-नई आई है यहाँ पर बसने के लिए। कलम पर किस तरह से दबाव बढ़ रहा है, ये कहानी उसी के बारे में बात करती है। अब सच कोई नहीं सुनना चाहता, सब अपने मन का सुनना चाहते हैं, अपने मन का और दूसरे के विरोध का। सच बोलने, लिखने वालों की राह में कितनी परेशानियां हैं, किस तरह से उनका हौसला तोड़ा जाता है, बिना किसी कानून तफ्तीश के सब मुंसिफ बने बैठे हैं और आसानी से किसी को मुजरिम करार दे देते हैं। भीड़ तंत्र की ये कहानी मन में किरचों की तरह गड़ती है और बहुत कुछ सोचने पर विवश करती है। स्त्रियों पर लिखने वाली अनुभा जब एक धर्म की स्त्री की जकड़बंदी पर लिखती है तो कॉलोनी के सारे लोग खुश होकर उसका सम्मान करते हैं। विरोध के स्वरों के बीच उसे प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं। पर अगले ही लेख में अनुभा जब उनके धर्म की स्त्रियों की जकड़बंदी के बारे में बात करती है तो अचानक ही वो संस्कृति विरोधी घोषित की जाती है। लोग कहते हैं ये तो हमारी संस्कृति के खिलाफ लिख रही है, उसे डराया धमकाया जाता है, उसकी कलम तोड़ दी जाती है, कार के शीशे तोड़ दिए जाते हैं और कॉलोनी से निकलने की कोशिशें होने लगती हैं कि इसे इस कॉलोनी में रहने को नहीं दिया जाएगा, इसे इस कॉलोनी से निकाल दिया जाए। जब इतने पे भी बात नहीं बनती है तो उसे दूसरे देश जाने को कहा जाने लगता है। और तो और उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए स्त्री की इज्जत पर लांछन लगाने का वही पुराना फॉर्मूला अपनाया जाता है। कुछ समय पहले कॉलोनी में जिसका सम्मान हुआ था वही अब चरित्रहीन और देशद्रोही घोषित की जा रही है। जो कुछ आज हो रहा है उन स्याह घेरों की बात करते हुए कहानी की मशाल प्रज्ञा जी विनय को सौंप देती हैं, जो ज्योति अपार्टमेंट्स में एग्जीक्यूटिव कमेटी के हेड हैं। कभी कॉलेज के दिनों में एक्टिविस्ट रहे हैं और अनुभा को अपनी बात कहने का हक देने के पक्षधर हैं। हिम्मत उनकी भी तोड़ी जाती है, पर कहानी हमसे, आपसे, आम पाठक से विनय की तरह अपेक्षा करती है कि सच की उस मशाल को कमज़ोर पड़ने ना दें, सच की उस आवाज़ को कमज़ोर पड़ने ना दें और उसका साथ दें। भले ही वो एक स्वर हो, क्योंकि सच कड़वा होता है, पर वही बदल सकता है, वही बदलाव का वाहक भी बनता है। सच कड़वा होता है और वही बदलाव का वाहक बनता है। एक बार फिर मैं यही बात कह रही हूँ क्योंकि इसका कारण है कि अगली कहानी चमत्कारी कुंड। एक अलग शैली में लिखी गई ये कहानी सब कुछ अच्छा दिखने के खोल में सब कुछ बुरा होने के मुद्दे को उठाती है। काल्पनिक स्वर्ग की मायावी दुनिया के ठीक नीचे नर्क छिपा है। ये कहानी उन जालों को साफ करके सत्य दिखाने की चेष्टा करती है। ये कहानी की जो शैली है उसके लिए मेरे ख्याल से ये कहानी बहुत समय तक याद की जाएगी। चाल और मात के बीच में कहानी बाजार के बढ़ते प्रलोभनों के बीच आम आदमी को फंसा ले जाने की बात करती है। ये एक ऐसे व्यक्ति की बात करती है जो बहुत ही टेक्नो एक्सपर्ट है, वो जो सबको राय देता है, लेकिन एक दिन वो भी बाजार के शिकंजे में आ जाता है। वो बच पाता है कि नहीं ये तो कहानी पढ़ के जानेंगे, लेकिन बाजार का जो ट्रेंड है, जो बाजारवाद है, जो हमें किस तरह से अपने शिकंजे में जकड़ता है, उस पर बहुत ही सुंदर कहानी है। अंत में मैं यही कहूंगी कि हमेशा नए विषय लाने और अपनी कहानियों में आसपास के जीवन का खाका खींच देने में प्रज्ञा जी सिद्धहस्त हैं। उनकी लंबी लंबी कहानियां पढ़ने के बाद भी लगता है काश थोड़ा और पढ़ें। विविध रंगी रंग में सजे कहानियों के इस गुलदस्ते में प्रज्ञा जी ने गंभीर और मानवीय संवेदनाओं को उकेरती, शोध परक, प्रेम और बाजार के दबाव वाली आम जीवन से जुड़ी हर तरह की कहानियों को शामिल करा है और इस तरह से एक समृद्ध संग्रह उन्होंने पाठकों को दिया है। इसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। आशा है उनके इस संग्रह को पाठकों का भरपूर प्यार मिलेगा। एक सार्थक संग्रह लाने के लिए, एक मजबूत संग्रह लाने के लिए मैं फिर से एक बार प्रज्ञा जी को बधाई देती हूँ और बातें किताबों की में एक
सशक्त कहानी संग्रह पर अपनी बात रखने के लिए मैं फिर से वुमेन टीवी इंडिया के इस कार्यक्रम को धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद।